नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में आज 4 जनसभाएं रहने वाली हैं। सुबह 11:50 पर दरभंगा में रोड शो होगा। जनसभा वो करेंगे। 1:15 पर मोहिउद्दीननगर में विधानसभा में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:35 पर लखीसराय विधानसभा में रैली करेंगे। 4:10 पर बैकुंठपुर विधानसभा में होगी। तो ताबड़तोड़ तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं आज आप देखेंगे कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम समीकरणों को साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और ऐसे में बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार और ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि एनडीए की मुश्किलें और ज्यादा इस बार दोगुनी हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम वो बड़े चेहरे जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, तमाम वो प्रदेश जो कि बीजेपी शासित है, वहां के सीएम लगातार बिहार का रुख कर रहे हैं। यहां पर पहुंचकर जमीन पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बिहार की सड़कों पर आपको नजर आएगा तमाम बड़े नेताओं का जमघट, जहां पर लगातार प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया जा रहा है। और आज आखिरी दिन भी है पहले चरण के मतदान के लिए। तो ऐसे में आज के दिन चुनावी शोर थम जाएगा शाम के समय, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे ताबड़तोड़ प्रचार दोनों ही ओर। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जनसभाएं करने वाले हैं। दरभंगा में रोड शो होगा, मोहिउद्दीननगर में उनका रोड शो रहेगा, जनसभा यहां पर करेंगे। लखीसराय में भी उनकी रैली होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये 4 जगह हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी सक्रियता के साथ नजर आएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक हैं और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि जहां जहां वो प्रचार करने पहुंचते हैं, जो उनका स्ट्राइक रेट है, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है। जहां पर प्रचार करने पहुंचते हैं वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हैं। क्योंकि अब तक आपने देखा है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो रुख जहां पर लगातार पूरे विपक्ष पर हमलावर हैं, एक साथ आकर जो है पूरे विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब आपने दरभंगा में उन्हें सुना, तब भी उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में 3 बंदर हैं, जिनमें से एक अच्छा देख नहीं सकता, एक अच्छा बोल नहीं सकता और एक अच्छा सुन नहीं सकता। तो कुछ इस अंदाज में चुटकी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के ऊपर नजर आ रहे हैं। पूरे विपक्ष को आड़े हाथों सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं लगातार। और आज 4 जनसभाएं होंगी, तो किस कदर वो जो है विपक्ष पर निशाना साधेंगे, देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 4 जनसभाएं होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद ही सक्रिय तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो पहुंच रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां जो उनकी ओर से की जा रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी कोर कसर छोड़ने को एनडीए तैयार नहीं है। किसी भी पहलू पर अपनी तैयारियों को जो है ढील नहीं दी जा रही है एनडीए की ओर से, क्योंकि एनडीए जानती है कि इस बार का चुनाव जो है वो हर बार से ज्यादा कठिन है, क्योंकि इस बार का मुकाबला महज महागठबंधन से नहीं बल्कि प्रशांत किशोर से भी है। तो ऐसे में अपनी तैयारियों को दोगुना तिगुना तेज एनडीए की ओर से किया गया है। तमाम बड़े चेहरे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा है, गृह मंत्री अमित शाह को देखा है, जेपी नड्डा भी आज पहुंच रहे हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार सक्रिय बने हुए हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार तमाम समीकरणों को साधने का जिम्मा जो उन्होंने संभाला है, उसी मोर्चे पर लगातार काम करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और आज मोहिउद्दीननगर विधानसभा में जनसभा 1:15 पे सीएम की होगी। उसके बाद लखीसराय विधानसभा में रैली होगी और इसके बाद 4:10 पर लगभग बैकुंठपुर विधानसभा में जनसभा सीएम योगी आदित्यनाथ की रहेगी। तो इन तमाम जो पूरे स्केड्यूल हमने आपको बताया है कि 4 जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और इससे पहले भी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता देखी है कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा उनकी ओर से बनाया गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है, वैसे बिहार में भी की जाएगी।
और इस बीच अभिषेक आनंद हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने बड़े नेताओं का जमघट बिहार में देखा है। खासकर एनडीए के लिए ये और ज्यादा मुश्किल हो जाता है हर बार से, क्योंकि हर बार सिर्फ महागठबंधन से मुकाबला हुआ करता था, लेकिन इस बार तीसरा खेमा यानी कि प्रशांत किशोर भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता इस बीच किस तरीके से देखी जा रही है? आज 4 जनसभाएं ताबड़तोड़ वो करने वाले हैं। बिल्कुल निशु, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का है, तो ऐसे में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को काफी नजदीकी से देख रहे हैं और लगातार विपक्ष पर जिस तरीके से वो हमलावर हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो उनका ही है, क्योंकि पीएम मोदी भी स्टार प्रचारक हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे में एक बड़ा फेस बना हुआ है इस बार विधानसभा चुनाव में। किसी भी पार्टी के लिए भी कोई भी जो वोट जो लोग जो वोट डालने वाले हैं, किसी के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो जो निकाले हैं वो कितना कायम रहने वाला है। ऐसे में लखीसराय में जिस तरीके से उनका एक प्रचार प्रसार है, तो लखीसराय भी जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय एरिया है। तमाम चीजों को ध्यान में रख करके भी वहां के लोग जो हैं वोट डालते हैं। इसको लेकर के भी पहले से भी हमारी मैं भी वहां पर जब वहां पर था तो कई लोगों से मैं बात किया तो एक लहर वहां पर जो साफ तौर पर नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ में काफी ज्यादा लोगों का झुकाव देखने को मिला। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे, जब चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, तो किस तरीके से वो हमलावर होते हैं विपक्ष पे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बार जिस तरीके, क्योंकि 6 तारीख को पहले चरण की चुनाव है, तो ऐसे में जो जनता जो है वो सभी चीजों को ध्यान में रख करके इस बार वोट डालेगी और आने वाले वक्त में जब 14 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पे ताजपोशी होती है। बिल्कुल। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का हमने वो अंदाज भी दरभंगा में ही देखा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आते हैं कि इंडिया गठबंधन में 3 बंदर हैं, जिसमें से एक अच्छा देख नहीं सकता, एक अच्छा बोल नहीं सकता और एक अच्छा सुन नहीं सकता। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में उनका जो आक्रामक तरीका है वो थोड़ा अलग अंदाज में इस बार नजर आ रहा है। जमकर वो चुटकी विपक्ष की ले रहे हैं। बिल्कुल निशु, देखिए जिस तरीके से दरभंगा में जब उन्होंने कटाक्ष करते हुए विपक्ष पे जो हमला किया था, उन्होंने साफ तौर पे एक नाम दे दिया था अप्पू, टप्पू और पप्पू। जिस तरीके से, क्योंकि लगातार विपक्ष के जो एलओपी जो है राहुल गांधी, उनको भी शुरुआत से ही एनडीए पार्टी के तमाम नेता जो हैं उनको पप्पू के नाम से संबोधित करते थे। जिस तरीके से, क्योंकि वो लगातार हर एक मुद्दों को लेकर के वो सड़कों पर उतरते हैं, तमाम एनडीए पार्टी को घेरने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वो कमजोर ना पड़े, तो इसको लेकर के लगातार वो जिस तरीके से आपने देखा कि हर दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो महागठबंधन पे कटाक्ष ना करते हों। लेकिन अब जो है जनता जो है सबसे पहले वो तय करेगी, क्योंकि जनता भी इस बार काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी है, क्योंकि पलायन का जो मुद्दा वहां पर है काफी ज्यादा पुरजोर कोशिश करेंगे पलायन जो है वो खत्म हो इस बार। जो क्योंकि आरजेडी भी जो है लगातार ये कह रही है कि आने वाले वक्त में जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी जितने भी वहां पे जो छोटे तबके के जो लोग हैं उनके एक परिवार के एक जन को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, पलायन जो है वो खत्म होंगे, बेरोजगारी जो है वो खत्म किए जाएंगे। तो जो जंगल राज जो बिहार में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एनडीए पार्टी साफ तौर पर यह आरोप लगा रही है कि जब 15 सालों की जब सरकार थी बिहार में किस तरीके से जंगल राज था, लोगों को बाहर निकलने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानियां होती थी, जंगल राज होते, जातिवाद होता था, परिवारवाद होता था। तो ऐसे में बड़ा फैक्टर बनता चला जा रहा है। बिल्कुल। एक सवाल और जो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पूछा गया कि तेजस्वी यादव को लालू यादव का कार्यकाल याद दिलाने में शर्म आ रही है, क्योंकि बार बार वो जिक्र जिस बात का करते हैं वो अपने कार्यकाल का जिक्र करते हैं। जब वो बतौर डिप्टी सीएम काम कर रहे थे उनकी ओर से नौकरी दी गई, लेकिन अपने पुराने कार्यकाल का जिक्र, यानी लालू यादव के कार्यकाल का जिक्र वो नहीं करते हैं। बिल्कुल निशु, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ बराबर इस चीज को वो टोन कस करके ही बोलते हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जब कार्यकाल था तो किस तरीके से वो काम करते थे। आखिरकार क्यों अपने ही परिवार के लोगों को वो नाम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। सीएम फेस को लेकर के भी उन्होंने तंज कस के कहा था कि क्यों उनके पार्टी में तो कई सारे ऐसे बड़े लीडर हैं जिनको आप सीएम फेस को लेकर के आगे नाम बढ़ा सकते थे, लेकिन अपने ही परिवार के जन को क्यों आगे आप बढ़ाए। तो ऐसे में तेजस्वी
तेजस्वी यादव को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर है क्यों उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्या एक उन्हीं के परिवार में से ही सिर्फ सीएम बन सकता है और भी कोई नहीं बन सकता। तो ऐसे में एक लगातार लालू प्रसाद यादव के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उस वक्त में यादवों का काफी ज्यादा आतंक मचा हुआ था बिहार में, यादव जो परिवार यादव समुदाय के जो जितने भी लोग थे उनका पानी जो है सिर के ऊपर से चढ़ रहा था, सभी लोग जो है आतंक मचाए हुए थे। तो ऐसे में एक बड़ा फैक्टर है परिवारवाद और जातिवाद, सबसे ज्यादा मेन फैक्टर था। या पिछले 15 सालों के कार्यकाल में मैंने भी देखा कई चीजों को ध्यान में रख करके इस बार जो है वो एनडीए पार्टी भी जो है हर चीज को ध्यान में रख करके कटाक्ष भी कर रही है और जनता का कहीं ना कहीं वोट पाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में 14 तारीख को जो जब वोटिंग अभिषेक, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि लखीसराय में जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लोगों से आप मुखातिब हुए, उनसे बातचीत की, तो आपने ये पाया कि आरजेडी के पक्ष में वहां पर माहौल है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर स्टार प्रचारक वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में लाजमी है कि वो भी वहां पर जो है तमाम समीकरणों को साधते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई है। तो देखिए, कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक और खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश समर्थ यूपी, विकसित यूपी 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार के पोर्टल पर अब तक 60 लाख से अधिक फीडबैक मिले हैं, जिनमें से 75% ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं। ये पहल जनता की भागीदारी से आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। समृद्ध संस्कृति, अपार संसाधन और अथाह संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश अब एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का सपना साकार हो रहा है। एक ऐसा लक्ष्य जहां प्रदेश समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा। राज्य सरकार के पोर्टल पर उत्साहजनक जन सहभागिता देखने को मिली है। अब तक पोर्टल पर करीब 60 लाख फीडबैक प्राप्त हुए हैं। इनमें से 75% से ज्यादा सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। समर्थ पोर्टल को लेकर आम जनता के साथ शासन प्रशासन में उच्च पदों पर रहे लोगों में काफी उत्साह है। उनका मानना है कि इससे जनता और सरकार के बीच संबंध तो मजबूत होगा ही, साथ ही जो विकसित उत्तर प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। टॉप यूनिवर्सिटीज खुलें, यूनिवर्सिटीज में बाहर के छात्र पढ़ने आएं, एक एजुकेशन का हब बने। जिस प्रकार से नोएडा एक इंडस्ट्रियल हब है, उसी प्रकार से एजुकेशन का हब बने। जो डिफेंस कॉरिडोर है, ये बहुत अच्छी सोच है। अगर डिफेंस कॉरिडोर में उद्योग लग जाते हैं, जैसे ब्रह्मोस वगैरह, ये सब मिसाइल्स की फैक्ट्री लगी है, यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ये सब बहुत सही दिशा में मेरे हिसाब से काम हो रहा है। शीर्ष 5 जिलों में जौनपुर, संभल, प्रतापगढ़, बिजनौर और गोरखपुर शामिल हैं। गोरखपुर से समर्थ पोर्टल पर 1 लाख से अधिक लोगों ने विकसित भारत के लिए सुझाव दिए, जिनमें 85,000 ग्रामीण और 16,000 शहरी नागरिकों ने भागीदारी की। मैं सरकार को सुझाव देना चाह रहा हूँ कि जो नए एंटरप्रेन्योर है, जो नए लोग फैक्ट्री में लगाना चाह रहे हैं, चाहे बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको इजीली से लोन प्रोवाइड किया जाए। इस महाअभियान के तहत शासन जनता के सुझावों और भागीदारी को प्राथमिकता देती है, ताकि विकास योजनाएं जन अपेक्षाओं के अनुरूप बन सके। इसका फोकस हर क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और पर्यावरण में संतुलित और टिकाऊ विकास पर है। ये विजन न सिर्फ आर्थिक प्रगति का रोड मैप है, बल्कि जन भागीदारी से सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम भी है।
और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ नगर निगम विवाद पर। बड़ी बैठक को लेकर एक खबर है। मेयर और नगर आयुक्त विवाद को सुरेश खन्ना सुलझाएंगे। 6 नवंबर को नगर निगम की समीक्षा बैठक होगी। बैठक में ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट और सफाई पर चर्चा होगी। बजट देरी और निस्तारण पर भी जानकारी मंत्री लेंगे। प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने मेयर को पत्र भेजा है। बैठक शाम 4 बजे होगी। 4 बजे का समय इसको लेकर मुकम्मल किया गया है। मेयर सुषमा खन्ना खारवाल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली है। और इस बीच उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। सीधा आपको कार्यवाही दिखाएंगे इस बारे में। और जब हम प्रधानमंत्री जी को उस समय मिले थे, हमारे 3-4 साथी, तो हमने उनको ये कहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, हमने कहा देखो उत्तराखंड के लोग बहुत विशाल हृदय के, हम सब आपको माफ़ कर देंगे जिस तरह से वहाँ पर हुआ है मुजफ्फरनगर में। लेकिन मैंने कहा यहाँ की माँ गंगा यमुना और जो ये श्वेत जो ये हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो भी कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। और नहीं किया, उन्होंने माफ़ नहीं किया जो हालत हुई है। तो हम एक अच्छे रास्ते पर चलें, उत्तराखंड के लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आपको ये कहने का मौका नहीं दे रहा हूँ कि बस आप 1-2 मिनट में इसको समाप्त कर लीजिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल जी। अरे सुनो, सुबोध भाई हुए हैं तो सुन लो। और इनके जो कुल पुरुष हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाया है, ये ध्यान में रखना। इनको साधारण आदमी मत समझो आप। माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल जी। अध्यक्ष जी, एक दिन हिमालय और गंगा पर एक दिन की चर्चा जो है ये हरीश भाई के रिकमेंडेशन पर रख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस रजत जयंती के अवसर पर मुझको बोलने का अवसर मिला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक आभार और धन्यवाद आपका मैं और करना चाहता हूँ सब पूरे सदन की ओर से कि बहुत अच्छा गिफ्ट जो आपने भिजवाया है उसके लिए भी आपका आभार और धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगा। 9 नवंबर 2000 वह स्वर्णिम दिवस है जब उत्तराखंड वासियों का सपना साकार हुआ था। आज हम राज्य निर्माण की रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, जो कि हमें शहीद राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद दिलाता रहेगा। राज्य के 25 वर्षों का सफ़र निश्चित ही उपलब्धियों और चुनौतियों और संघर्ष के फलस्वरूप आज श्रेष्ठ राज्य के रूप में तैयार हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। इस अवसर पर हम सबके प्रेरणा स्रोत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने राज्य आंदोलनकारियों में, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, सबकी भावनाओं को समझते हुए हमें हमारा राज्य उत्तराखंड दिया। इन 25 वर्षों में राज्य में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। ऑल वेदर रोड, एम्स, अनेकों मेडिकल कॉलेज, अनेकों शैक्षणिक संस्थान तथा कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है।
केदारनाथ हेमकुंड रोपवे के निर्माण के पश्चात निश्चित ही चार धाम की यात्रा और अधिक सुविधाजनक हो पाएगी। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के भाव के साथ राज्य में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ हर वर्ग के व्यक्ति को आज मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण जैसे अनेकों कानून बनाए हैं, जिससे जनता को निश्चित ही लाभ मिल रहा है। यह देवभूमि माननीय अध्यक्ष जी सदैव वीरों की भूमि रही है। आज भी देश की सेना एवं अर्ध सेनाओं में हमारे राज्य से बहुत अधिक संख्या में सैनिक अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। देहरादून के गुनियावाला में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि राज्य के 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वीर सैनिकों की शहादत को निरंतर याद रखने के साथ ही सेना के शौर्य एवं गौरवशाली इतिहास को संजोने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए किया गया है। इस अवसर पर अमर ज्योति जवान स्तंभ में लगभग 1734 शहीदों के घरों के आंगन की मिट्टी लाई गई है तथा 28 पवित्र नदियों के जल को इसमें अर्पित किया गया है। उत्तराखंड में सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ अनेकों योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी एवं अर्ध सरकारी सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का प्रावधान रखा गया है तथा सैनिक परिवार के आश्रितों को उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनकी संख्या राज्य में लगभग 20,000 के आसपास है। राज्य स्थापना के उपरांत पेशावर कांड के नायक स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर पहली स्वरोजगार योजना चलाई गई है, जिसके द्वारा स्वरोजगार एवं पर्यटन के क्षेत्र में कार्य के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। शहीदों को सम्मान देने के लिए सरकार द्वारा वीर शहीदों के नाम पर सड़कों एवं विद्यालयों का नाम रखा जा रहा है। मैं आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी का, कि कर्णप्रयाग के अंतर्गत कालेश्वर में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की सुविधाओं के लिए एकीकृत कॉम्प्लेक्स प्रणाली के तहत CDS कैंटीन, ECHS, पॉलिटेक्निक एवं सैनिक कल्याण विश्राम गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए जिला सैनिक कल्याण विभाग को भूमि आवंटित कर दी गई है तथा शीघ्र इसके निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है, ताकि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिल सकें। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जब भी कोई समस्या उनको आती है, उनके परिवार को आती है, तो उनका समाधान हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। यह रजत जयंती समारोह केवल जश्न का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और नए संकल्प का समय भी है। मैं सदन के माध्यम से राज्य के हर नागरिक से अपील करना चाहूँगा कि वह विकसित उत्तराखंड के इस महाअभियान में भागीदार बने। उत्तराखंड के विकास में हम सभी विधायक, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, परिवार के सदस्य हैं। आइए हम सब मिलकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों को, उत्तराखंड को नई दिशा दें। तो आप देख रहे थे उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, जहां पर उत्तराखंड के भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए HNN न्यूज।